गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर जेट पेपर 2018 के बारे में क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन करेंगे। 2018 का जो पेपर था एग्रीकल्चर का उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप एक बार जल्दी से चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ें। एक बार जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे 2018 का सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन। तो एक बार जल्दी से कर दीजिए, लिंक के चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल पर हैं अभी चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उसी के साथ जो चैनल पर नए आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नए नए दोस्तों के पास चैनल के लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो जल्दी हमारे साथ आकर लाइव प्रीमियर में जुड़ें और क्लास का आनंद लें, वो भी कुछ सीखें। तो एक बार जल्दी करें आप। तो दोस्तों अजय चैनल पर जल्दी से जो भी चैनल शेयर किया था वो वापस अजय स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो जेट पेपर 2018 का है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार जितने भी चैनल पर उपलब्ध या उपस्थित हैं एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे जेट पेपर 2018 के सॉल्यूशन की तरफ। तो ऐसा कि आपको इसमें से आधे क्वेश्चन पहले करवाए गए थे हमारे सुनील जी द्वारा, और अब जो आधे क्वेश्चन इस 2018 के पेपर के एग्रीकल्चर में बच रहे हैं वो अब करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ हेतु खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है। और इंग्लिश, जो भी इंग्लिश मीडियम से उनके लिए भी इंग्लिश में क्वेश्चन टाइपिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड इन फुटपाथ टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज। तो कौन सा आंसर होगा राइट इनका, जल्दी से आंसर कीजिए। फिनोवेक्स, नीला तोता, आयोडीन, तारपीन का तेल। ऑप्शन ए, बी और सी, डी में कौन सा आंसर राइट होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फिनोविक्स, नीला तोता, आयोडीन या फिर तारपीन। तो दोस्तों जो खुरपका मुंह रोग होता है पशुओं के अंदर, मवेशियों के अंदर जो खुरपका मुंहपका रोग होता है उनका जो उपचार किया जाता है वो किससे किया जाता है, वो किया जाता है नीला तोता से। किन से किया जाता है, नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट का जो विलेन होता है उनसे किया जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं, तो इन दोनों को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल। गाय की सबसे भारी नस्ल बतानी है। जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, गिर, राठी। कौन सी गाय की ऐसी नस्ल है जो सबसे भारी है, वजन में मोटी है, भारी है। दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन ए उनका आंसर सही नहीं है। जिन्होंने आंसर बी दिया है उनका आंसर राइट है, होलिस्टीन फ्रीजियन है जो सबसे भारी गाय की नस्ल है, सबसे भारी गाय की नस्ल है। इसमें होलिस्टीन फ्रीजियन दे रखा है, इसलिए सबसे भारी कौन सी होगी, होलिस्टीन फ्रीजियन ही होगी। अब होलिस्टीन फ्रीजियन है जो इसको HF के नाम से भी जाना जाता है, होलिस्टीन फ्रीजियन। और ये जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल है। नेक्स्ट हमारा, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो प्रथम स्थान पर है, अपना स्थान कायम कर रखा है। विच ब्रीड ऑफ पोल्ट्री हैव फर्स्ट पोजीशन इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सी मुर्गी है जो प्रथम स्थान पर है अंडा देने में। रोड आयरलैंड या फिर प्लाईमाउथ रॉक, रेड कॉर्निश, वाइट लेग हॉर्न। तो कौन सी मुर्गी की नस्ल है जो कुक्कुट की नस्ल है जो अंडा उत्पादन में फर्स्ट है, अंडा उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट चैट बॉक्स में। राइट आंसर कौन सा होगा,
ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों जिन्होंने आंसर डी दिया है उनका राइट आंसर है जो व्हाइट लेग हॉर्न है हमारी, व्हाइट लेग हॉर्न। इसको बोला जाता है WLH, शॉर्टकट नाम, इसका शॉर्ट नाम क्या होगा, WLH, व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न है जो विश्व में प्रथम स्थान है अंडे देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन एनिमल। एज डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा तरीका अच्छा रहेगा, सही रहेगा, बेस्ट रहेगा? शारीरिक दशा को देखकर, खुर देखकर, सींगों को देखकर या फिर दांतों को देखकर? ऐसी कौन सा पशु में लक्षण है जिसको देखकर हम उसके आयु का एकदम सही पता लगा सकते हैं, करेक्ट पता कर सकते हैं कि आयु, इतनी आयु का पशु है या इतनी आयु का हो गया है, उसके बारे में? तो पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा दोस्तों? जिन्होंने आंसर डी ऑप्शन दिया है दांतों द्वारा, जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया है, डी आंसर दांतों के द्वारा। इसमें होता है ऐसा है कि शारीरिक दशा को देखकर भी एज का पता कर सकते हैं, पर इसमें शारीरिक दशा को देखकर वही एज का पता कर सकते हैं जिनके पास मवेशी होती है, जिनके पास पशुधन होता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि कितने ईयर का हो गया है। हालांकि दूसरे देखकर इसका शारीरिक वर्दी देखकर इसका पता सही नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस पशु को खाना, चारा, पानी, उसकी डाइट टाइम टू टाइम मिलेगी तो उसकी हेल्थ में काफ़ी वर्दी भी हो सकती है, उससे हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये फिक्स इतने ईयर का है या इतने ईयर ओल्ड है ये। और खुर देखकर, तो खुर देखने में ये प्रॉब्लम आती है कि खुर देखकर आयु का पता तो लगा सकते हैं, पर होता क्या, जब पशु होता है उसको मेले में बेचने या फिर दिखावटी रूप में बेचते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, खुर को काट दिया जाता है, क्योंकि वो छोटी आयु का दिखे, इसलिए काट दिया जाता है। तो फिर खुर देखकर हम सही पता नहीं लगा सकते हैं, और यदि लगा भी सकते हैं तो वो किस हालात में लगाएंगे जिसमें पशु के खुर एक बार भी कटे हुए ना हो। जब से वो पशु ने जन्म लिया है उस टाइम के बाद में उसके खुर काटे नहीं गए हो। सींगों द्वारा भी एज का पता लगाया जाता है। तो सींग में क्या पड़ते हैं, सींग में छल्ले बनते हैं, गोल गोल छल्ले बन जाते हैं चारों तरफ सींग के राउंड से, तो उसके हिसाब से पता लगाया जाता है। और दांतों को देखकर, दांतों से भी सबसे बेस्ट मेथड है वो दांत द्वारा, टीथ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? गर्बर विधि से फैट ज्ञात करते हैं तो उसके लिए दूध की कितनी मात्रा का यूज करेंगे, दूध का कितना उपयोग करेंगे? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फैट इन एन गर्बर मेथड। गर्बर मेथड के अंदर कितना यूज करेंगे दूध? 10 ml, 10.25 ml, 10.75 ml या फिर 11 ml। गर्बर विधि के वसा ज्ञात करने के लिए दूध की मात्रा कितनी लेंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेट 2018 में पूछा भी गया है ये, और ये जो पेपर चल रहा है 2018 का ही चल रहा है, एग्रीकल्चर का पेपर है। तो जो 10.75 ml दूध यूज लिया जाता है हमारे गर्बर विधि से, जब फैट ज्ञात करते हैं उसके फैट ज्ञात करने के लिए मात्रा कितनी लेते हैं दूध की? गर्बर विधि के लिए कितनी लेंगे? 10.75 ml। कितनी? 10.75 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है? कौन सी मृदुरेचक औषधि है? विच इज़ द मिल्ड प्रेगेटिव मेडिसिन अमोंग द फ्लोइंग। नीचे दी गई औषधियों में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है? अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल, लाइजोल। कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल, लाइजोल। जल्दी से आंसर कीजिए, राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है? जल्दी से आंसर कीजिए मृदुरेचक औषधि के लिए। जिन्होंने दोस्तों आंसर ए ऑप्शन दिया है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल, अरंडी का तेल क्या होता है? मृदुरेचक औषधि होती है। ये हल्दा क्या हल्का रेचक होता है। हल्के रूप में जो हल्के दस्तावर के रूप में उपयोग लेते हैं उसको लेते हैं अरंडी के तेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की औसतन वर्षा है। एवरेज रेनफॉल ऑफ कंट्री इज। भारत की औसतन वर्षा कितनी है? 650 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 में इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया और अब भी ऐसी संभावना है कि इस टाइप की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर ध्यान दें। भारत की औसतन वर्षा कितनी है? जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है, जिन्होंने बी आंसर दिया उनका आंसर सटीक तौर से गलत है। सटीक तौर से यानी एकदम गलत है, क्योंकि पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। शायद मेरे ख्याल से एक बार 2 बार भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन रेनफॉल से संबंधित क्वेश्चन है, उनको अच्छी तरह बताया गया है कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये 2018 में इस टाइप से क्वेश्चन आया। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है, जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया उनका राइट है। भारत की औसतन वर्षा कितनी है? तो यहाँ पर दे रखा हमारे को 1200 mm और जो एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है 1194 1194 mm 1194 mm। तो यहाँ से 1100 नज़दीक पड़ रहा है या फिर 1200? तो इसमें 1200 नज़दीक पड़ रहा है। इसका मतलब जो इसके नज़दीक ज़्यादा पड़ेगा वही औसत अनुमान होगा हमारे भारत की औसतन वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस में गर्भधारण की औसतन अवधि है। भैंस में गर्भधारण की कितनी अवधि में गर्भधारण होता है? गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 310 दिन, 280 दिन, 350 दिन, 250 दिन। भैंस के गर्भधारण की औसतन अवधि कितनी होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। और जो भी नए आए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर जो भी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बने रहिए अंत तक, बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे भी। तो जिन्होंने भैंस की गर्भाधारण अवस्था या गर्भाधारण अवधि के लिए आंसर ऑप्शन ए आंसर दिया उनका राइट है 310 दिन। 310 दिन भैंस के गर्भधारण की अवधि कितनी होगी? 310 दिन। और यहीं पूछ लिया जाए गाय की, तो गाय की होगी 280, 281, 282, 279। ये 79 से लेकर 82, 285 तक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये होगी हमारे गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति का संबंध है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विद। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, फल उत्पादन, मछली उत्पादन, आलू उत्पादन, दूध उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन या फिर मिल्क प्रोडक्शन। किस उत्पादन से संबंध रखती है हमारी जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है? गोल्डन यानी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया है ए ऑप्शन, जिन्होंने आंसर दिया है ए ऑप्शन फल उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन, उनका राइट आंसर है फल उत्पादन से संबंध रखती है हमारी सुनहरी क्रांति। किनसे? फल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी थी। अकॉर्डिंग टू 9th लाइव स्टॉक सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ काउ एंड बफेलोज इन मिल्क इन इंडिया वाज। तो कितनी थी 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय भैंस की आबादी? 60.72 मिलियन, 70.82 मिलियन, 75.25 मिलियन, 85.52 मिलियन। आंसर कीजिए चैट बॉक्स में कितनी थी पशु गणना के 19वीं पशु गणना के अनुसार दुधारू गायों और भैंस की आबादी। जिन्होंने दोस्तों ऑप्शन
डी आंसर दिया है, ऑप्शन डी आंसर उनका राइट आंसर है। जो पहले थी 80 से 85 मिलियन के समथिंग थी, जो अब बढ़कर जो 20वीं पशुगणना के अनुसार कितनी हो गई, 125 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रताप C15 किस किस्म है, किसकी किस्म है प्रताप C50 इस वैरायटी ऑफ मूंगफली की, तिल की, मूंग की या फिर धान की। प्रताप का दूसरा नाम क्या है, C50 किस की वैरायटी है, मूंगफली, तिल, मूंग, धान। ऑप्शन ए, बी और सी या फिर डी। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें। प्रताप सी कौन सी जो वैरायटी है, कौन सी फसल की वैरायटी है। दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया हमारा बी ऑप्शन तिल, सिसेमम, तिल यानी सिसेमम। प्रताप C50 प्रताप सी या C50 किस्म है वो कौन सी, किसकी वैरायटी है, तिल की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दलहन फसल नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो निम्न में से दलहन फसल नहीं बतानी है। कौन सी ऐसी फसल है जो दाल नहीं है, प्लस नहीं है, लेग्यूम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ए लेग्यूम। अरहर, उड़द, सोयाबीन, जवार। इंग्लिश में देखना हो तो पिजन पी, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, सोरगम। निम्न में से कौन सी दलहन फसल नहीं है, दलहनी फसल नहीं है। तो यहाँ पर सीधा दिख ही रहा है सभी को। जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में। अरहर, उड़द, सोयाबीन ये तीनों क्या है, दलहन है। और ये जो जवार दिख रहा है नीचे, डी ऑप्शन जवार, सोरगम, ये है जो दलहन फसल नहीं है। जवार है जो दलहन फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है। हाउ इज पेंडिमिथाइलिन अप्लाइड। इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम खेत में, फील्ड में कैसे यूज किया जाता है पेंडिमिथाइलिन का। तो यहाँ पर हिंदी वाले वर्ड देखो, उनसे अच्छा है कि इंग्लिश वाले वर्ड ही देखा जाए। प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, अर्ली पोस्ट इमरजेंस और लेट पोस्ट इमरजेंस। तो इसमें पेंडिमिथाइलिन का उपयोग किस टाइप किया जाएगा, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, अर्ली पोस्ट या फिर लेट पोस्ट। जल्दी से एक बार आंसर करें सभी। पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है, उनका राइट है प्रारंभिक निर्गमनोत्तर। ये हिंदी वाले काफ़ी अजीब से वर्ड हैं तो इनको छोड़ दें। ये ऐसी इस टाइप ही इनकी हिंदी लिखी आती है। पोस्ट जैसे अर्ली पोस्ट इमरजेंस है तो इधर भी लिखा आएगा अर्ली पोस्ट इमरजेंस। अर्ली पोस्ट इमरजेंस से ये मतलब हुआ। प्री इमरजेंस का मतलब हुआ कि बीज बुआई से पहले। पोस्ट इमरजेंस बीज बुआई के जब बुआई कर देते हम उसके बाद यूज करना। अर्ली पोस्ट इमरजेंस से ये हुआ कि पोस्ट इमरजेंस से कि बीज जब उग जाता है, अंकुरण हो जाता है, उससे पहले अर्ली पोस्ट इमरजेंस यानी बीज अंकुरण से पहले। और यहाँ पर लेट पोस्ट यानी बीज अंकुरण के बाद। तो यहाँ पर जो पेंडिमिथाइलिन है उसको अर्ली पोस्ट इमरजेंस के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोते का प्रवर्धन कैसे होता है। मोता मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइप्रस रोटेंडस पर्पल नट सीज इज डन बाई। कैसे होता है मोते का प्रवर्धन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइप्रस रोटेंडस, बीज द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या फिर परकंद द्वारा। परकंद राइजोम, पत्ती लीफ, तना स्टेम, बीज सीड। मोते का प्रवर्धन किससे होगा। तो जिन्होंने आंसर डी ऑप्शन दिया है, परकंद राइजोम, जो मोता होता है उनका प्रवर्धन किससे होता है, राइजोम से होता है। किससे होता है, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। व्हेन फिफ्स लेबोरेटरी इज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार।
बिहार में फिफ्थ लेबोरेटरी को कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? जल्दी से आंसर करें। 1905, 1911, 1936, 1929। फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? तो जिन्होंने आंसर दिया ए ऑप्शन, जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन ए आंसर दिया उनका राइट है। 1905 में फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई? पूसा, बिहार में। कहाँ पर हुई? पूसा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछने योग्य क्वेश्चन है। अब की बार हो सकता है इस क्वेश्चन को भी फिर रिपीट किया जा सकता है। सिसेमम करो बिलोंग टू द फैमिली एस्ट्रेसी, यूफोर्बिएसी, पेडालिएसी, फेबेसी। तिल फसल है, जो हमारी तिलहनी फसल तिल है, उनका कुल कौन सा है? एस्ट्रेसी, यूफोर्बिएसी, पेडालिएसी, फेबेसी। तो दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया है डी ऑप्शन, उनका गलत है, उनका गलत है। जो तिल है हमारी तिल फसल, वो पेडालिएसी कुल से संबंधित है। कौन से कुल से? पेडालिएसी। तिल का कुल कौन सा है? पेडालिएसी। और बेर का है रेमनेसी। बेर का रेमनेसी और तिल का पेडालिएसी, ये दोनों याद कर ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का की बीज दर है। संकर मक्का की बीज दर बतानी है आपको। द सीड रेट ऑफ द हाइब्रिड मेज की 10 से 15 केजी, 15 से 20 केजी, 20 से 25 केजी, या फिर 25 से 30 केजी। जल्दी से आंसर करें। संकर मक्का की बीज दर, हाइब्रिड मक्का की बीज दर। तो दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया हमारा बी ऑप्शन 15 से 20 केजी प्रति हेक्टर। यहाँ पर केजी नहीं लिखा गया, यहाँ पर केजी आएगा, केजी पर हेक्टर। तो संकर मक्का की बीज दर है वो इससे उल्टी है। जब हाइब्रिड का नाम आ जाता है तो बीज दर हर समय कम हो जाती है, पर इस मक्का के संबंध में थोड़ा उल्टा है। जो संकर मक्का होगा उसकी सीड रेट कितनी होगी? वो होगी 20 से 25 केजी। कितनी होगी? 20 से 25 केजी, यानी ज़्यादा होगी 20 से 25 केजी। यहाँ पर 15 से 20 केजी है जो संकुल मक्का की होगी। कौन से मक्का की? संकुल की, जो एक कंपाउंड रूप से बीज तैयार होता है, संकुल मक्का। जैसे उसमें 10 से 15 वैरायटी को एक साथ शामिल किया जाता है, तो वो जो संकुल मक्का की बीज दर होगी वो कितनी होगी? 15 से 20 केजी। और जो हमारा संकर मक्का, इनकी 20 से 25 केजी। मक्का के संबंध में याद रख लेना, बीज दर ज़्यादा होगी। किससे? जो संकुल मक्का है उसकी कम होगी, और जो संकर मक्का उसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत पाया जाता है? जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत पाया जाता है? व्हाट परसेंट ऑफ कैल्शियम इज फाउंड इन द जिप्सम? 29.2%, 19.2%, 39.5%, 24.5%। कितने प्रतिशत होगा कैल्शियम? जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जिप्सम में कितने परसेंट कैल्शियम पाया जाएगा? दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया हमारा डी ऑप्शन, जिन्होंने ऑप्शन आंसर के तौर पर डी दिया है उनका गलत है, सी दिया उनका भी गलत है, और बी दिया उनका भी गलत है। जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। जो जिप्सम होता है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है 29.2%। 29.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट? फूल आते समय, फ्लावरिंग स्टेज, सिर से जड़ जमने पर, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, या फिर दूध अवस्था, मिल्की स्टेज, गांठ बनते समय, जॉइंटिंग स्टेज। कौन सी स्टेज है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जो हमारे वीट के अंदर इरिगेशन की?
इस स्टेज पर वीट को इरिगेशन देनी पड़ती है। यदि वीट को इरिगेशन नहीं देंगे इस स्टेज पर तो जो काफ़ी हमें नुकसान होगा, फ़ायदा होने का है नहीं, ये तो सीधी सी बात है। तो ज़्यादा हद तक भी नुकसान हो सकता है। तो कौन सी अवस्था है, क्रांतिक अवस्था है जिस पर हमें सिंचाई देनी होती है गेहूँ के अंदर, इम्पोर्टेंट होती है देनी। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है, जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है सिर से जड़ जमने पर, यहाँ पर जी यानी करोन नहीं है, यहाँ पर होगा हमारा करोन होगा, करोन रूट इनिशिएशन। क्या होगा? करोन रूट इनिशिएशन स्टेज, CRI स्टेज, सीधा बोल देते हैं इसको शॉर्ट में तो क्या बोलेंगे? CRI स्टेज। गेहूँ में महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी? CRI स्टेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है? इन विच क्रॉप खैरा डिजीज इज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी। जिंक की डेफिशिएंसी, जिंक की कमी से किस में है जो खैरा डिजीज होती है? मक्का में होती है, सोयाबीन में होती है, धान में होती है या फिर जवार में होती है? जल्दी से आंसर करें, किस में है जो जस्ते की कमी से खैरा बीमारी होएगी? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी जवार। तो जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है पैडी धान, पैडी धान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जेट का एग्ज़ाम होता है तो जस्ते या धान से संबंधित या फिर खैरा डिजीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है, खैरा डिजीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होएगी? तो वो होगी हमारे धान में। किस में होएगी? धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये जो जेट 2000 पेपर, जेट 2018 का पेपर था, उनके सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है वो सोल्व हो गए। इसके आगे हम जो क्लास लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर बायोलॉजी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। 2018 का पेपर है जो बायोलॉजी का सोल्व होगा। उसके बाद केमिस्ट्री का भी करवाने की पूरी तरह की कोशिश है कि केमिस्ट्री का भी पेपर सॉल्व करवाया जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करें, जो भी जेट ICR BHU की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें। और एग्रीकल्चर तो सुपरवाइज़र वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्रीकल्चर के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करवाएं, जिनसे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।